नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान। आज सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के उस मास्टर स्ट्रोक की जो 2019 के चुनाव से ठीक पहले खेला गया है, यानी प्रियंका गांधी को बाकायदा राजनीति के अंदर उतार दिया गया है और महासचिव के तौर पर उनको सेवाएं देने के लिए या पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान उनके हाथ में सौंपी गई है। और एक और बड़ा बदलाव कहा जाता हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्टर्न यूपी की कमान सौंपी गई है। अब देखना यह है कि यूपी के अंदर जिस तरह से मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन किया था और कांग्रेस को नजरअंदाज किया था, उसको कितनी टक्कर दे पाती है। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ के गढ़ में प्रियंका गांधी क्या जलवा दिखाएंगी कांग्रेस के लिए, यह बड़ी बात होगी। जरा देखिए ये रिपोर्ट। दो 2019 लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हैं और उससे पहले कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए और अब कांग्रेस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी में महासचिव नियुक्त किया। उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया है। 47 साल की प्रियंका इससे पहले लोकसभा चुनाव में भाई राहुल के लिए अमेठी सीट पर और मां सोनिया गांधी के लिए रायबरेली सीट पर प्रचार करती रही हैं। लेकिन पार्टी में उन्हें पहली बार कोई पद दिया गया है। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया। देखा जाए तो राहुल ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है और नए चेहरे नए दमखम के साथ लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आशा का संचार लोगों में होगा और लोग दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में, न केवल पूर्वी क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि केवल यद्यपि उन्हें पूर्वी क्षेत्र का महासचिव नियुक्त किया है, लेकिन प्रियंका जी की उपस्थिति लोगों में जोश भरेगी। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आना चाहिए, जिसे अब पूरा किया गया। प्रियंका गांधी इससे पहले भी रायबरेली और अमेठी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार करती रही हैं। नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। गठबंधन का तोड़ माना जाए क्या इसे? नहीं, जो मायावती और अखिलेश यादव जी का गठबंधन नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है। मगर मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी, तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो वहीं बीजेपी ने प्रियंका की कांग्रेस टीम में एंट्री पर निशाना साधा है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी को राजनीति में लाकर कांग्रेस ने राहुल की नाकामी घोषित की है। ये तो स्वाभाविक चीज है, ये तो होना था। पूरा कांग्रेस पार्टी उसी परिवार का है, तो राज्याभिषेक तो आज नहीं तो कल होना था। मगर एक बात तो यह तय है कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं, राहुल गांधी नाकाम है। इस बात का आज कहीं न कहीं सार्वजनिक रूप से घोषणा कांग्रेस पार्टी ने इस नियुक्ति के साथ किया है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि महागठबंधन में कहीं न कहीं अस्वीकारता होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का निश्चय लिया है। चौथी बात यह है कि न्यू इंडिया यह सवाल पूछ रहा है कि यह देश एक परिवार का है या उससे आगे भी है। पिछले दिनों बने महागठबंधन में जगह न मिलने के बाद कांग्रेस ने जरूर अलग रुख अपना लिया और अकेले ही मैदान में जाने की तैयारी कर दी है। कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है और राहुल भी कह रहे हैं कि वे अब बैकफुट पर नहीं खेलेंगे बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे। कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले हैं। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे। और हम राजनीति जनता के लिए करते हैं, विकास के लिए करते हैं और जहां भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। और मुझे लगता है कि इस स्टेप से
उत्तर प्रदेश में एक नए तरीके की सोच आएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पॉजिटिव चेंज आएगा। सोनिया गांधी बीमार हैं और आजकल सक्रिय राजनीति से दूर हो गई हैं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। खैर अब देखना होगा कि राहुल अपनी नई टीम के साथ किस तरह प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जब से वे अध्यक्ष बने हैं तब से उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हो गया है और कोशिश करेंगे कि इसी स्ट्राइक रेट को बनाए रखें। गौरतलब है कि 2019 का लोकसभा चुनाव काफी निर्णायक होने वाला है। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी अहम होगी। यूपी में सपा और बसपा के साथ आने से समीकरण पूरा बदल गया था। दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को गठबंधन में शामिल नहीं किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां 70 से ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन इस बार समीकरण अलग है, चुनौतियां अलग हैं, परिस्थितियां भी अलग हैं और उत्साह भी अलग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यूपी के सियासी शतरंज पर शह और मार बीजेपी को मिलेगी या फिर कांग्रेस को। ब्यूरो रिपोर्ट। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हां, बात करते हैं स्वतंत्रता के उस महान सपूत की, उस सेनानी की जिसने ये नारा दिया था। जी हां, सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के मौके पर एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, जिस संग्रहालय के अंदर 1857 की यादें और जलियांवाला बाग या आजाद हिंद फौज से जुड़ी हुई चीजें रखी जाएंगी। देखिए एक रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के कामों की लिस्ट में अब एक पाठ और जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की 122वीं जयंती पर लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस म्यूजियम में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस भी लाल किला में मौजूद थे। इसके साथ ही लाल किला में पीएम मोदी ने यादें जलिया संग्रहालय और 1857 पर बने संग्रहालय का भी मुआयना किया। इसके बाद पीएम मोदी ने भारतीय कला पर दृश्य कला संग्रहालय के भी दर्शन किए। याद जलिया संग्रहालय जलियांवाला बाग और पहले विश्व युद्ध पर बनाया गया है। इस संग्रहालय में विश्व युद्ध से जुड़ी चीजों और यादों को संजो कर रखा गया है। वहीं जलियांवाला बाग कांड की यादों को इस संग्रहालय की 4 दीवारी में आने वाली नई पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखा है। इस संग्रहालय में बोस और आजाद हिंद फौज पर म्यूजियम में सुभाष चंद्र बोस और INA से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही इसमें नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी भी है। तलवार और INA से संबंधित पदक, बैज, वर्दी जैसी कई चीजें शामिल हैं। इसके साथ इस म्यूजियम में भारतीय कला पर बने दृश्य कला संग्रहालय को भी स्थान दिया गया है। आपको बता दें कि INA के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई लाल किले के परिसर में ही की गई थी, जिसकी वजह से लाल किले के प्रांगण में इस संग्रहालय को बनाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खून के बदले आजादी देने का वादा करने वाले सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है। गौरतलब है कि आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 75 साल पहले तिरंगा फहराया था। इसे 75वीं वर्षगांठ होने के मौके पर कुछ समय पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी अंडमान के दौरे पर गए थे और तब उन्होंने 3 द्वीपों का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का ऐलान किया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने अंडमान के हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया था। इस म्यूजियम को देखने आने वालों की सहूलियतों का भी ध्यान रखा गया है। बेहतरीन अनुभव करने के लिए संग्रहालय को खास तौर से डिजाइन किया गया है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को इस संग्रहालय में पेंटिंग, फोटो, पुराने रिकॉर्ड, अखबार की कटिंग, ऑडियो वीडियो क्लिप, मल्टीमीडिया और एनिमेशन का नजारा देखने को मिलेगा।
आपको बता दें कि पीएम मोदी ने अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत बढ़ावा दिया। इसका एक उदाहरण लोगों को इस म्यूजियम में भी देखने को मिलेगा। देश की स्वतंत्रता के इतिहास के महानायक बोस का जीवन और उनकी मृत्यु भले ही रहस्यमय मानी जाती रही हो, लेकिन इस देश के लोग सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त के तौर पर याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GK 24/7 न्यूज। और अब बात बर्फ की सफेद चादर की। उत्तर भारत के कई इलाके, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड, बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। मौसम कई जगह पर माइनस में भी जा चुका है। लोग परेशान भी हैं और कहीं ना कहीं टूरिस्ट एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो भी मुस्तैद हैं। जरा देखिए एक खबर। राज्य इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी के लखनऊ सहित उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में जमकर बारिश और बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के पर्यटक स्थल गुलमर्ग में पारा -11 डिग्री पहुंच गया है। वहीं भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल में 377 सड़कें बंद हो गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिमला की 204 सड़कें हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने राज्य में आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है और ये बादल 26 जनवरी तक छाए रहेंगे। जिलों में होती भारी बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जिले के लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी है। देखिए, आज हमने सभी के पब्लिक के लिए, इन जनरल पब्लिक भी, सभी रेवेन्यू ऑफिसर्स के थ्रू एडवाइजरीज इशू की हैं कि लोग अपने घरों से ना निकले और अपने घर में ही रहें ताकि उनकी सेफ्टी बरकरार रहे। इसीलिए जो भी तरह के पब्लिक इंटरैक्शंस थी, इंटरव्यूज थे चाइल्ड लाइन के लिए, भले कोई भी ऑफिशियल मीटिंग्स थी, उन सबको कैंसिल कर दिया गया है ताकि किसी भी एम्प्लॉई को, किसी भी पब्लिक को, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो। और जब तक वेदर क्लियर नहीं हो जाता है, सारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हाई अलर्ट पे हैं। जम्मू कश्मीर में बीते 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते बर्फ की मोटी चादर जम गई। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग कश्मीर की लाइफलाइन कही जाती है। इसी रास्ते से पूरे कश्मीर में खाने पीने के सामान की आपूर्ति की जाती है। यही हाल रहा तो श्रीनगर में रसद की भी दिक्कत हो सकती है। राजमार्ग बंद होने से कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। राजौरी जिले के मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश और पहाड़ी इलाकों में जारी भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रविवार को शुरू हुई भारी बर्फबारी का असर अभी भी जारी है, जिससे इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई। दिन भर लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं। इसी बीच कुछ लोग जगह जगह आग की तपिश से सेकते हुए नजर आए। बाजारों से रौनक गायब है और लोग घरों में ही दुबके हैं। उधर जिले के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। जिले के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। जिले के पीर पंजाल के ऊंचे पहाड़ों पर 2 से 3 फीट और निचले इलाकों में आधा से 1 फीट तक बर्फ गिरी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते सड़क संपर्क पूरी तरह ठप हो गया। बर्फबारी होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। पहाड़ों पर घूमने जा रहे सैलानियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सर, एंजॉयमेंट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम, क्योंकि डोडा में बहुत समय के बाद बर्फ गिरी है। बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। लेकिन दिक्कत परेशानी की ये बात है कि कल रात से लाइट नहीं है, बिजली की है, जो उससे बिजली न होने की वजह से थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है हमें। और जो मेन हाईवे है वो बंद हो चुकी है, गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया है। उसकी वजह से दिक्कत परेशानी आ रही है ट्रैवल करने में। लेकिन एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा है इस बर्फ की वजह से, जो कि किसानों को भी फायदा होता है। बर्फ पड़ने की वजह से गर्मियों में हमें पानी की दिक्कत नहीं होती है। बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं सर। उधर यूपी के लखनऊ में भी जमकर बारिश हुई, जिसमें लखनऊ के मौसम का मिजाज भी बदल गया। शाम को धुंध छा गई और देर रात बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद लखनऊ का मौसम खुशगवार हो गया। हालांकि बारिश के बाद ठंड कम होने और प्रदूषण कम होने से लोग को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में लखनऊ के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी खबर है। वहीं गुरुवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है।
लेकिन शुक्रवार और शनिवार को फिर से बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेमौसम हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। और अब बात भोपाल की, जहां पर एक मकान से एक ही परिवार के 4 लोगों की डेड बॉडी मिलने से इलाके में सनसनी एक तरह से फैल गई है। हालांकि एक शख्स को बचा लिया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसको बचा लिया है। कहा यह जा रहा है कि सर्दी से बचने के लिए शायद उन्होंने कोई अंगीठी चलाई थी और तमाम जो जगह थी बंद थी, इस वजह से दम घुटने से शायद यह हादसा हुआ है। जरा देखिए एक रिपोर्ट। सर्दी का कहर किस कदर लोगों को सता रहा है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। सर्दी से बचने के लिए कुछ लोग आग का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ लोग कोयले की आग को घर में रख लेते हैं, जिससे ठंड के कहर से बचा जा सके। ये लोग ठंड के कहर से तो बच जाते हैं, लेकिन मौत के शिकंजे से नहीं बच पाते। आखिरकार मौत का क्या भरोसा, मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। कुछ ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ, जहां ठंड से बचने की जद्दोजहद में एक परिवार हार गया। जिंदगी बचाने के लिए जलाई आग ने एक ही परिवार के 4 लोगों की जान ले ली। सर्दी का सितर, ठंड ने 4 लोगों की ली जान। घर में आग जलाकर सोना पड़ा भारी, ठंड से बचे मौत ने जकड़ा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक परिवार के 4 लोगों की मौत ने लोगों को सन्न कर दिया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि ठंड से कैसे बचा जाए। 4 लोगों की मौत से स्थानीय लोग दहशत में हैं। दरअसल मामला भोपाल के मंडी दीन की मेघा सिटी कॉलोनी का है। यहां परिवार के 4 लोगों को मौत दी गई। 4 मृतकों में 12 दिन की बच्ची भी शामिल है। दरअसल जब अगले दिन सुबह घर से कोई बाहर नहीं निकला, तो पड़ोसियों ने इसकी वजह जानने के लिए छन्नू के घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर पता चला कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। इसके बाद पड़ोसियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस को भी दरवाजा अंदर से बंद मिला। इसके बाद पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा और फिर दाखिल हुई, और फिर पूरा घर पूरी तरह से धुएं से भरा हुआ दिखाई दिया। घर के अंदर का मंजर देख पुलिस भी सख्ते में थी। पड़ोसियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के अंदर का मंजर इतना भयानक था कि लोग अपनी आंखों से देखने के बावजूद खुद पर यकीन नहीं कर पाए। तो मौके पे आए और दरवाजा लॉक था अंदर से, जैसे तोड़ के, और जो सन्नू करके थे, सोनिक बाई के में काम करते थे, वो जीवित थे, उनको इलाज के लिए भिजवाया है। बाकी उनकी पत्नी, सास, साला और एक 12 दिन की बच्ची थी, वो मर पाए गए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। पुलिस का मानना है कि मिला जला हुआ मिला है, और बाकी बंद था कमरा, जिसे तोड़ के वो भिजवाए हैं जांच के लिए। को में एक उसकी पत्नी है सन्नू की, और एक उसकी सास है, एक साला है, और एक 12 दिन की लड़की है, नवजात बच्ची। अब जांच का विषय है, क्या लग रहा है अभी कोई बाहर से इंटरेंस तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी है इंटरनल ही है। अब वो पॉइजन है या कोई कैसा क्या है। अपने इस हादसे में छन्नू बच गया, लेकिन उसके परिवार के सभी सदस्य मौत के गाल में समा गए। परिवार को खोने के बाद छन्नू सदमे में है। घर का मुखिया अब इस दुनिया में अकेला। एक रात पहले उसका हंसता खेलता परिवार था, लेकिन अब उसके पास खोने को कुछ नहीं। ठंड के कहर ने छन्नू के परिवार को उसे छीन लिया।
और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां पर स्कूल तो चल रहा है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन एडमिशन के नाम पर शायद कोई रजिस्टर ही नहीं है। और जब पेरेंट्स ने शिकायत की तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं लीपापोती में जुट गया है। जी हां, योगी सरकार के यूपी के इस स्कूल के जरा हालात आप भी देखिए। किसी ने सच ही कहा है कि दुनिया में गरीबों का कोई नहीं है। इस देश में गरीब होना पाप है, ऐसा हम नहीं कह रहे। मेरे इस बात को सच करने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। इस स्कूल की हेडमास्टर साहिबा खुद को इन गरीबों का भाग्य विधाता समझ बैठी है। शायद इसीलिए इन बच्चों के नाम तक स्कूल के रजिस्टर में लिखना जरूरी नहीं समझा। सरकार ने स्कूल में छात्रों की संख्या को बढ़ाने के लिए नियम कानून सब बना डाले, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। सरकार की इन कोशिशों को सरकारी नुमाइंदे ही मानने से इनकार कर रहे हैं। स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा से जब इन बच्चों के माता पिता ने शिकायत की तो उन्हें कार्रवाई का झुनझुना लेकर टरका दिया। प्रशासन करता भी क्या, आखिर गरीबों के साथ सालों से ऐसा ही तो होता आया है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के दफ्तर से लेकर कलेक्टर साहिब के दरवाजे तक माथा टेक लिया, अर्जियां लगा ली, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत की गई थी डीएम साहब के यहाँ। उसमें ये था कि बच्चे कम आते हैं, नहीं आते हैं, तो उस हद में तो कुछ बच्चे कम मिले उस दिन, दो राय नहीं था। अब तक चेक कर लिया, सारे पंजिकाओं का निरीक्षण भी किया गया। बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा या स्वेटर, पुस्तक वितरण अभिलेख तो पूर्ण था। सारे बच्चों के हस्ताक्षर भी थे, कहीं कहीं अभिभावक के भी हस्ताक्षर थे। लेकिन एक समस्या वहां हमको मिली, जो कि बच्चों की उपस्थिति बहुत कम, जो कि संदेह उत्पन्न कर रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़। तो सुना आपने भी, मानते हैं कि स्कूल में कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। साहब असली मामले को गोलमोल कर रही हैं और ये भूल गए कि सरकार तो यही कह रही है कि स्कूलों में छात्रों की संख्या को बढ़ाओ। नहीं, बहुत अब हम उसको नहीं कर सकते बिल्कुल सही पाई गई जी, क्योंकि 100% बच्चों की हम आशा भी नहीं कर सकते कि अगर 100 बच्चे नामांकित हैं तो उस दिन 100 मिलेंगे ही। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर अगर 100 बच्चे नामांकित हो तो हम जाएं तो 100 मिल ही जाएंगे। 20%, 30% बच्चे जनरल गायब रहते हैं। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल साहिबा से बात की तो पता चला कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, इसीलिए उनका नाम नहीं लिखा है। जब बच्चे पढ़ना सीख जाएंगे तब उनका नाम लिखेंगे। उसको सर भाग तक आती है, जोड़ घटाना गुणा भाग तक आती है, लेकिन उसको हिंदी 2 चल नल पल पढ़वाए तो कल नहीं पढ़वाए, हिंदी नहीं आती है। भट्टे का बच्चे हैं, ईटा गिनते हैं, इनकी काउंटिंग बहुत अच्छी है, गिनती बहुत अच्छी है इनकी। हम सब अपने रिक्स लिए है ना कि हम इनको जान जाएंगे तो हम इनको एडमिशन कर देंगे। अभी जान जाएंगे, अभी तो कल बच्चा हमको कहीं 3 में आज ही लिख देते हैं उसका नाम, लेकिन जब हिंदी पढ़वाए सब तो 2 अक्षर की मिलावट नहीं पढ़ पाया बच्चा। 4, 5 मिलाकर के वैसे तो रजिस्ट्रेशन 5 में 22 का है और 4 में 27 का है, तो उसमें से यही बच्चे आए हैं। ऐसा है कि 5 में 22 तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन 10 ही है जो कि मतलब स्कूल में जो है कि आते हैं, और 10 ही को हम देखे भी हैं। नहीं, हमारे 4-5 में जो बैठे हैं उनका नाम तो लिखा गया है, और बताएं जैसे कि मतलब 5 में 22 रजिस्ट्रेशन है तो 10 ही जो है कि हम देखे हैं कभी, लेकिन वहाँ देखे नहीं है। और 4 में 27 रजिस्ट्रेशन है, जिसमें से जो है कि 8 ही बच्चे जो है कि हमेशा आते हैं, 9वां बच्चा कभी दिखाई दिया नहीं, और किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, वैसे कभी हम देखा ही नहीं इसे सुनने को। मास्टर उसका जवाब दे सकते हैं, वो नहीं लिखते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल साहिबा की सहायक अध्यापिका ने जो कहा, उससे पता चलता है कि आखिरकार स्कूल में सुप्रीम कौन है। वो चाहे गलत करे या सही, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। नाम चलता है? नहीं। किस क्लास में पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। क्यों नहीं एडमिशन है? कुछ मिला है स्कूल से पढ़ने के लिए? हाँ, स्वेटर और जूता। हाँ, बस 3 में। एडमिशन हुआ है स्कूल में? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? पढ़ने रोज आते हैं आप स्कूल पे? हाँ। कब से आ रहे हैं? 2 महीने हो रहे। हमारा एडमिशन नहीं हुआ? कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 3रा में। एडमिशन हुआ है आपका? नहीं। क्यों?
हम कहा जाएंगे? मैडम से नहीं पूछते हो क्यों? मैडम सब पूछे हाँ तो कहा एडमिशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ बताती नहीं है? शूटर भी नहीं मिला है आपको? मैडम मिला है। हाँ वो तो हम दिए बाबू, मगर एडमिशन नहीं है आपका? नहीं। कितने बच्चे हैं आपके साथ में जिसका एडमिशन नहीं हुआ है? 11 बच्चा। किसी का नहीं हुआ एडमिशन? नहीं। चलिए अब आपको उन बच्चों से मिलवाते हैं जिनके साथ ये भेदभाव हो रहा है। आप खुद ही सुनिए इन बच्चों की जुबानी। इसके बाद अब आप अधिकारियों के बयान भी सुनिए जो ऑफिस में बैठकर सभी आरोपों पर फैसला सुना देते हैं। ना तो कार्रवाई करने की जरूरत समझते हैं और ना ही जांच की। कुछ लोगों के लिए सवाल आम होंगे, लेकिन यहाँ इन सवालों पर बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। जब इन सवालों की सुनवाई होगी और फिर उस पर कार्रवाई होगी तभी कुछ हो पाएगा। अगर नहीं तो ऐसे ही गरीबों की हालत पर तरस खाते रहिए और गरीबों के बारे में सोचते रहिए। देश का भविष्य अंधकार में है और रहेगा। न्यूज रूम लाइव में आज फिलहाल इतना ही। आजाद खालिद को इजाजत दें।